ना कोई जुबान रहेगी खामोश, ना कोई मुद्दा होगा दफन। पर्त दर पर्त, हर्फ दर हर्फ, झूठ के इस हल्ला बोल में सिर्फ और सिर्फ सच जानेंगे। ईटीवी की जानिब से जनता और जनता की जानिब से हम कहकर ही मानेंगे। नमस्कार, मैं मनोज आर्यन त्रिपाठी और आज का मुद्दा है राज्यसभा के चुनावों की गणित। और ऐसे वक्त पर दल बदल का रिकॉर्ड कायम करने वाले नरेश अग्रवाल की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री और चुनाव की बदजुबानी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, वही नरेश अग्रवाल है जो तमाम सारी नावों पर पैर रखते हुए एक और नाव की तरफ चले गए। 80 में हमारे यहाँ से उन्होंने विधानसभा की शुरुआत किया था कांग्रेस पार्टी से, और जिस तरह से 96 में कांग्रेस को धोखा दे करके एक लोकतांत्रिक कांग्रेस बना करके कल्याण सिंह की सरकार में जाके मिलने का काम किया, वहीं से उनका यह सिलसिला दल बदल का शुरू हुआ। और मैं समझता हूं कि आदमी एक बार अगर कोई गलत कार्य कर ले, पहली बार उसको हिचक होती है, बार बार करने में फिर उसकी हिचक समाप्त सी हो जाती है। आज नरेश अग्रवाल की स्थिति यूँ है कि जो शिवपाल तक को नहीं पहचानते थे अखिलेश के चरण वंदना में, और आज स्थिति यह है कि वह अखिलेश को ही पहचानना भूल गए। और जिस तरह से उन्होंने 2 अप्रैल तक अभी कार्यकाल भी था, अरे इतनी अवसरवादिता कि वह कार्यकाल अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और आप चले गए। और सबसे महत्वपूर्ण नरेश अग्रवाल का दल बदल नहीं है, उससे महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का उनको अपने दल में लेना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भारतीय जनता पार्टी जबानी ही सही, वो भले चाहे डबल स्टैंडर्ड की पार्टी हो, लेकिन चाल चरित्र की बात बराबर कम से कम अपने भाषणों में, संबोधनों में उनके नेता कहते रहे। जो अभी 1 महीना भी मेरे समझ से नहीं बीता होगा, एक जाति सूचक शब्द से जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित किया, जिसकी लगभग हम सभी राजनीतिक दलों ने निंदा किया, और जिस तरह से उन्होंने भगवान राम, विष्णु, माँ सीता और हनुमान जी के ऊपर जिस तरह से संसद में टिप्पणी किया, जिसकी भी आप लोगों के चैनलों पे ही हम सारे राजनीतिक दलों ने उसकी निंदा किया, किसी ने उसको सराहा नहीं। आज उसको भारतीय जनता पार्टी अपने दल में लेने का जो काम किया, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या 2019 इतनी बड़ी मजबूरी हो गई है कि वह किसी भी स्तर तक जा सकती है, यह बड़ा सोचने का विषय है। कांग्रेस की तरफ से के पानी जी ने जिस तरीके से बताया, अब्दुल हफीज जी आप बताइए, समाजवादी पार्टी में वो परसों तक थे और अब स्थिति क्या है? क्या जो आपके चुनाव राज्यसभा के होने जा रहे हैं, उनका गणित बिगाड़ने के लिए नरेश अग्रवाल को लिया गया, या आपको कितना अफसोस हो रहा है कि नरेश अग्रवाल जैसा नेता उधर चला गया? देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हमने हमेशा जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, बराबरी की लड़ाई लड़ी है, और इस लड़ाई में जो भी हमारे साथ है उसका सम्मान है। लेकिन जिस तरह की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, मूल्य विहीन राजनीति की जा रही है, यानी कि किसी भी तरह से आपको जीतना है, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि उसके पास आंकड़े हैं नहीं है। 28 उनके पास बच रहे हैं, अभी भी उनको 9 चाहिए अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये 9 का आंकड़ा वो कहां से लेकर आएंगे? यदि वो खरीद फरोख्त की राजनीति में यकीन नहीं करते हैं तो किस तरह से उन्होंने मणिपुर के अंदर सरकार बनाई, किस तरह से गोवा के अंदर सरकार बनाई, अभी 2 विधायक लाकर मेघालय के अंदर सरकार बनाना, ये बिल्कुल साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी पहला मूल्य और सिद्धांत विहीन पार्टी है, इसका कोई मूल्य नहीं है, सत्ता बनाना है। दूसरा, ये इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करते हैं, एक इलेक्शन लड़िए, दूसरा जगह जाइए, जनता के जो सरोकार हैं उनसे इनका कोई लेने देना नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन होकर रह गई है, कोई भी आइए और पाक साफ होकर निकल जाइए इनके यहाँ पर। इसका क्या मतलब है? सारा का सारा जो जितना भी करप्शन है वो भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी आज खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, ये मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अनिल दुबे जी, आप पर आता हूं, आपका भी एक है वोट। ये जो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के मूल्य गिरते जा रहे हैं, आखिर उस नेता का मूल्य क्यों नहीं गिर रहा है जो इधर से उधर, उधर से इधर छलांग मारता हुआ चला जा रहा है और अब वोट बनकर एक दूसरी पार्टी में पहुंच गया मौका परस्ती के नाते? नहीं, वो विषय तो अलग है कि भाई उनको तो आपने ही कह दिया कि भाई दल बदल करके गए और दल बदल वो हमेशा करते रहे हैं, वो विषय अलग है। लेकिन सवाल यहाँ पर वो नहीं है। सवाल यह है कि जिसने उनको ग्रहण किया, जिसने उनको अपने दल में शामिल कराया, वो अपने आप को औरों से डिफरेंट, औरों से अलग, और जैसे धर्मों में शंकराचार्य की जो पदवी दी जाती है, उस तरह वो अपने को राजनीति में शंकराचार्य की जगह पर स्थापित करने का काम करते हों। जो व्यक्ति, जो राजनीतिक दल शंकराचार्य की श्रेणी में अपने को कहता हो, वह सिद्धांत विहीन बात कर रहा है। वो 9 प्रत्याशी उतार रहे हैं, अगर वो 37 वोट आवंटित करें तो उनको 9 वोटों की जरूरत पड़ेगी।
तो 9 वोट कहाँ से लाएंगे? और अगर वो 38 वोट आवंटित करें तो उनको जो है उनका केवल 19 वोट रह जाएगा, तो 18 कहाँ से लाएंगे? तो सवाल इस बात का है कि जो पार्टी सीधे सीधे खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही हो, खरीद फरोख्त से वो राजनीति करना चाहती है, राज्यसभा का एक सदस्य जिताना चाहती है, फिर वो पार्टी सिद्धांतों की बात ना करे। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता उनको ये उनके बीच में अपने आप को सिद्धांतवादी होने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका सिद्धांत पूरा दिख गया। जो कल तक जिस नेता के नाम पर बहस होती थी, जिसकी बदजुबानी पर आप बहस करते थे, जिसकी बदजुबानी पर चैनल पर आलोक जी या इनके और कोई प्रतिनिधि हम लोगों के बीच में बैठ करके बात किया करते थे, आज उसी को महिमामंडित करने और उस व्यक्ति ने ज्वाइन करते ही एक महिला का अपमान करने का काम किया। और उसके बाद भी आप केवल एक ट्वीट करके, आपके किसी नेता ने केवल ट्वीट किया, यह कहीं पर यह नहीं कहा कि यह जो है इस तरह के लोग हमारे दल में ना हों। सवाल वो आवे या ना आवे ये विषय नहीं है, ये इनके दल का मामला है। ये किसी को लें, किसी को रखें, ये इससे हमसे नहीं मतभेद है, लेकिन सिद्धांतों की बात फिर मत करें। समझ गया आलोक अवस्थी जी, 3 तरफ से आपने सुन लिया। चाल, चरित्र और चेहरा, ये भारतीय जनता पार्टी खुद की यूएसपी बताती है। तो क्या एक वोट के लिए वास्तविक तौर पर 9 वोट की बात सब लोग उठा रहे हैं, खरीद फरोख्त करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होगी और नरेश अग्रवाल जैसा व्यक्ति आएगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है और उसी प्रखर राष्ट्रवाद की धारा में सबको ले जाना चाहती है। ये जरूर है, सबने कहा कि आपकी पार्टी गंगोत्री है क्या, किसी ने कहा वॉशिंग मशीन है क्या। इसका मतलब आपने सबने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और जो उसका चिंतन है वो सही है। और रही बात नरेश अग्रवाल जी की, तो नरेश अग्रवाल जी के जो बयान पिछली बार हम लोग देखते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी बहुत निंदा भी करी है। तो नरेश अग्रवाल किस पार्टी में थे, किस विचारधारा को जो है वो लेकर चल रहे थे, तो जिस विचारधारा की पार्टी में थे, जिस विचारधारा को वो लेकर चल रहे थे, उसके बयान उनके उस तरीके से थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद वो हमारी नीतियाँ, हमारी सिद्धांतों पर, हमारे धारा पे आने के बाद विचार करके वो आए हैं। हम उनको बुलाने नहीं गए थे, उन्होंने स्वयं पार्टी छोड़ करके आए हैं। रही बात जो बात ये लोग कह रहे हैं कि आपने कहा नहीं कि उन्होंने जो है निंदा करी, हमारे प्रवक्ता ने कल ही वहीं पे मंच पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है संबित पात्रा जी थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो है नरेश जी ने जो है ये जो बात कही है, ये इस बात से पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। और बाद में नरेश अग्रवाल जी ने इस पर आज खेद भी प्रकट कर दिया है। आज तक नरेश अग्रवाल जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, क्या कभी उन्होंने खेद प्रकट किया है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ही उनको खेद प्रकट करना पड़ा है सामने आकर के, नहीं तो नहीं किया कभी उन्होंने किया। और बहुत सी बात कर रहे हैं राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा चुनाव में हमारी रणनीति है, रणनीति के तहत ही नरेश अग्रवाल भी आए और रणनीति के तहत ही नरेश अग्रवाल का बेटा भी आया है। तो आप हमारे 9 वोट तो गिन रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि 37 वोटों में से 1 वोट आपका कम हो गया है। जब आपका 1 वोट कम हो जाएगा तो द्वितीय वरीयता का वोट पड़ेगा, और द्वितीय वरीयता में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुमत है और हम वो सीट भी जीतेंगे। ये खाली 9 हेड गिन रहे हैं, 9 हेड, आपके पास 37 वोट कहाँ है बहुजन समाज पार्टी के पास? मुझे बता दें, आज समाजवादी पार्टी में बदल मची हुई है। समाजवादी पार्टी को तो बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी समर्थन नहीं दिया है, खाली मौखिक हुआ है कि ना किसी ने मंच शेयर किया, ना कोई इनके वहाँ अपील करने गया। और आपने देखिएगा इस बात का खामियाजा समाजवादी पार्टी के विधायक भी बसपा को चखाएंगे। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 1 वोट तो आपका खुद ही कम हो गया, सेकंड प्रायोरिटी में बात बढ़ेगी। 1 वोट का नहीं है मनोज जी। मैं आप इनसे, आलोक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को सिद्धांतवादी पार्टी कहते हो और आप कहते हो कि जितने लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो सब हमने स्थापित किए हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करते हैं। तो वो आपका लोकतांत्रिक मूल्य, आप ये बता दीजिए कि आप ये वोट लाओगे कहाँ से? 9 वोट आप कहाँ से लाओगे, किस सीमा से लाओगे? आप विपक्ष को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हो। मैं 74, मैं 1 मिनट आलोक जी, जब आप बोले तो मैं नहीं बोला, आप सुन लीजिए। विपक्ष के पास 74 वोट है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 2 राज्यसभा जीतने के लिए विपक्ष के 74 वोट पर्याप्त हैं। आप विपक्ष को अलोकतांत्रिक ढंग से तोड़ना चाहते हो, आप विपक्ष के साथ अलोकतांत्रिक रवैया अपना रहे हो जो नवा उम्मीदवार खड़ा किया। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। देखिए मनोज जी, अभी आप बीच में पीछे चुनाव हुआ था राज्यसभा का, इसके पहले भी उस समय आपने देखा होगा तमाम विधायकों ने इनकी नीतियों से सहमत ना होकर समाजवादी पार्टी के क्रॉस किया फ्लोर।
आपने देखा होगा विधान परिषद के तमाम सदस्यों ने अभी इस्तीफा दिया है, समाजवादी पार्टी को छोड़ा है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस भी बहुत सीरियस है। जिस तरीके से बसपा ने कभी भी कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया है चुनाव में, और कांग्रेस जो है आज कह रही है समर्थन देंगे, लेकिन उनके विधायक कितने सहमत है वो संभव नहीं है। लेकिन जहां पर सर गिरने की बात होती है, हमारे लोकतांत्रिक जो नीतियां हैं उसको संपन्न कराने के लिए हमको भी जो है राज्यसभा में सीट चाहिए। हमको देश में अगर कानून चेंज करना है तो हमको राज्यसभा में बहुमत चाहिए। तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उसमें एक सीट कम होती है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की, तो निश्चित बात है कि द्वितीय वरीयता के वोट गिने जाएंगे और हमारा वहां पे बहुमत है, हम द्वितीय वरीयता के वोट के आधार पर वो सीट जीतेंगे। ये टेक्निकल लोकसभा में, ये टेक्निकल पॉइंट इनका मैं बता रहा हूं, लोकसभा में इनका बहुत बहुमत है। कौन सा किसी ऐसे मुद्दे को इन्होंने रेज किया जिसपे कम से कम देश की जनता गर्व कर सके कि राज्यसभा में, और इनके कहने से कि राज्यसभा में कानून बनाएंगे तो लोग इनको राज्यसभा भेज देंगे क्या? ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, गुजरात सबसे ताजा और बढ़िया उदाहरण है। गुजरात में जिस तरह से इन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग करके अहमद पटेल जी को हराने का काम कर रहे थे, और ये भी बता दें कि ये हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है केसरीनाथ त्रिपाठी से बड़े हृदय नारायण दीक्षित जी निकल जाए, मैं नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन कोर्ट पे पूरे देश को विश्वास है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है। एक हॉर्स ट्रेडिंग अगर ये करने की कोशिश किए तो गुजरात की तरह से इन्हें हम नंगा कर देंगे, नंगा कर देंगे। और कांग्रेस के 7 विधायक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के 7 विधायक दिखा के ओपन वोट करेंगे, यह इनको चैलेंज होगा। एक वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का विपक्ष नंगा कर देगा। मनोज जी, जिन लोगों के खिलाफ ये कहते थे कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, विधान परिषद के इलेक्शन में उनको ही ये जो है उनसे रिजाइन कराकर अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेते हैं। दूसरा कि सिद्धांत की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रही है। पीडीपी के साथ जो अलायंस किया है, कौन सा सिद्धांतवादी अलायंस है? पीडीपी के साथ जो अलायंस है, पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानती है और भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि वो आतंकवादी हैं। अब ऐसी पार्टी के साथ अलायंस करना कौन सा सिद्धांतवाद है? अभी इन्होंने त्रिपुरा के अंदर एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस किया जो कि अलग जो है त्रिपुरा को जो है देश बनाने की बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, वो है किसी भी तरह से एन केन प्रकरण सत्ता हासिल करना। और इन्होंने कहा भी कि राज्यसभा में अपना बहुमत बढ़ाना है। क्या इसके लिए सारे सिद्धांतों को, संविधान को, कानून को, विप को, हर चीज को आप ताक पे रख देंगे? देखिए, लोकतंत्र को अगवा नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अगवा करने की बात कर रही है, किडनैप और अबडक्ट करने की बात कर रही है। एक विपक्ष के तौर पर हम ये कतई नहीं होने देंगे। आलोक जी, मुझे बड़ी हैरानी है, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता नंगा करने की बात कर रहे हैं, किडनैप करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो लोकतंत्र का झंडा लेके आगे चल रहे हैं। हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है ये उनके ऊपर निर्भर करता है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हमने तो नहीं कहा हम हॉर्स ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। हमने तो एक टेक्निकल मुद्दा आपके सामने रखा कि हमने जो एक टेक्निकल मुद्दा रखा कि 37 वोट पर एक राज्यसभा का कौन उम्मीदवार होगा। हमने अगर उनका एक वोट घोषित रूप से कम करा दिया है। इनके नरेश अग्रवाल का बेटा जो विधायक है उसने साफ साफ कहा है कि हम पार्टी जो है छोड़ रहे हैं, तो एक वोट तो उनका गिनती में कम ही हो गया। ना, उसकी सदस्यता जाएगी नरेश अग्रवाल के बेटे की विधानसभा नहीं है, होती है राज्यसभा में, होती है विधान परिषद में नहीं होती है, राज्यसभा में होती है। सीधे खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने वाला काम है। जब आपके पास वोट नहीं है, वोट आपके पास कम है, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसके तहत 8 सदस्य आपके जीत रहे हैं और 37 पर 2 विपक्ष का उम्मीदवार जीत रहा है। आप विपक्ष का एक आखिरी उम्मीदवार हराने के लिए आपके पास सदस्य संख्या है नहीं, और आप अपने लोगों को जो मुझे जानकारी है आप 38 वोट आवंटित कर रहे हो, तो आपके पास कुल 19 वोट बच रहे हैं, बाकी आप 18 वोट कहां से? आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है। 37 वोटों के आधार पर हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। 28 वोट हमारे पास है, 4 हमारे पास निर्दलीयों के वोट है जिनसे हमारी बातचीत है। 1 वोट कम हो गया। सारी रणनीति आपका 1 वोट कम करने पे हमारी काम कर रही है। हमने उस रणनीति पे काम किया है। आपका एक वोट जब कम होगा तो द्वितीय वरीयता गिना जाएगा। आपको शायद परंपरा का ज्ञान नहीं है। अगर प्रथम वरीयता का वोट कम पड़ेगा तो द्वितीय वरीयता का वोट गिना जाएगा। मुझे आलोक जी एक बात आई है, साफ तौर पर कहा गया कि ये सिद्धांत है या वास्तविक तौर पर खालिश राजनीति है कि आप त्रिपुरा में एक अलग राजनीति करते हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक अलग राजनीति करते हैं, और जब राज्यसभा में आते हैं तो फिर एक राजनीति बदल जाती है, और उसमें हमेशा सिद्धांत कोने में पड़ा हुआ चिल्लाता रहता है कि अरे हम आपके सिद्धांत हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। हम अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करते। कभी भी अपनी विचारधारा के ऊपर किसी और पार्टी को या किसी और व्यक्ति को हम उसको बदलने की इजाजत नहीं देते हैं। अगर कोई इस तरह का आता है व्यक्ति तो किनारे जाता है। हमने हमेशा अपनी विचारधारा को प्रमुखता दी है और हम राष्ट्रवाद की भावना से काम करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, हम देश के नवनिर्माण की बात करते हैं। तो हम उसके आधार पर जितने लोग भी हमको समर्थन देना चाहें हम सबका स्वागत करते हैं। जो हमारी नीतियों से सहमत हो वो हमारे साथ आए, जो सहमत नहीं हो वो इनके साथ खड़ा हो। अखिलेश यादव का एक ट्वीट है
और उस ट्वीट में जया बच्चन पर नरेश अग्रवाल की जो टिप्पणी है उसका उन्होंने विरोध किया है, क्यों? देखिए, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो बयान दिया है वो किसी को भी आपत्तिजनक लगेगा। हमारी पार्टी, जैसे मैंने बताया, कि सिद्धांतों पे हम चलते हैं। महिलाओं का सम्मान, गरीब, मजदूर, किसान और सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टी हैं। तो कोई भी किसी भी तरह की अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो उसका विरोध होगा, और यही हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। मैं एक बात का भी आलोक जी के जवाब देना चाहूँगा। मैं पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर एक महिला के खिलाफ इस तरीके का बयान देने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो ठीक 3 दिन पहले आजम खान ने जया प्रदा को नाचने वाली कहा था, उसका विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, उसका भी विरोध होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उसका होना चाहिए, और इसका क्यों हुआ? नहीं, देखिए, ये तो अखिलेश जी जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पार्टी का सिद्धांत है, ये पार्टी का, देखिए, पार्टी का मैं बता रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, ये पार्टी का सिद्धांत है कि हम जो इस तरह की जो है कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ हैं, और हम इसको गंभीरता से लेते हैं। पार्टी जरूर इस पर जो है संज्ञान लेगी, और अखिलेश जी बिल्कुल इस बात पर संज्ञान लेंगे, और गंभीरता से वो कुछ बात जरूर आपके सामने रखेंगे। एक जया भादुड़ी, पूरा सम्मान करता हूं कला करने वालों की, मैं खुद एक कलाकार हूं। जया बच्चन के खिलाफ टिप्पणी बिल्कुल अशोभनीय है, उस पर माफी मांगनी चाहिए, और अखिलेश यादव को ट्वीट का मैं सहमत हूं इस ट्वीट से। वो ट्वीट आजम खान पर क्यों नहीं हुआ? आप भी तो उनके मित्र हैं, आपकी पार्टी भी उनके साथ है। नहीं, मित्र हम किसी के दुश्मन नहीं है, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि जया प्रदा पे जिस तरह से आजम खान ने बयान दिया, और आजम खान इसके पहले भी तमाम इस तरह से उटपटांग बयान देते रहे हैं, और हम लोगों ने खुलेआम उनके बयान का कभी समर्थन नहीं किया, विरोध किया है। और अखिलेश यादव जी को, चूंकि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको निश्चित रूप से आजम खान के बयान का संज्ञान लेते हुए उन्हें भी एक नसीहत देनी चाहिए। और जहां तक नरेश अग्रवाल के बयान का सवाल है, नरेश अग्रवाल सही जगह पे सही बयान इसलिए दिए हैं कि जिस पार्टी में सोनिया जी के ऊपर आरोप इनके राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लगाया जाता है, जिस पार्टी में नंदी गुप्ता इनके कैबिनेट मंत्री जो है किस तरह से हमला एक महिला पे बोलते हैं, सुरपणखा कहते हैं, उस पार्टी में नरेश अग्रवाल जी गए हैं, तो जया बच्चन जी पे बयान देना उस पार्टी की नीति के अनुरूप उन्हें लगा, इसलिए सोचे कि पार्टी में जाते ही हम पार्टी के अनुरूप अपनी नीति का खुलासा कर दें ताकि एक्सेप्टेबल तुरंत हम बीजेपी में हो जाए। यही किया उन्होंने, ताकि एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। आप बताइए अनिल जी, दोनों ही बातें, जया प्रदा, जया बच्चन, एक ही पार्टी, 2 नेता, और एक नेता अचानक पार्टी बदल देता है, क्या है महिलाओं को लेकर? और आप भी साथ में खड़े। सवाल ये है कि हर पार्टी में के अपने विचार होते हैं, और हर पार्टी में जो लोग होते हैं उनके अपने विचार होते हैं। जब हम नरेश अग्रवाल की निंदा कर रहे हैं कि एक महिला का, एक कलाकार के प्रति आपका जो शब्द है वो खराब है, तो हम दूसरे की तारीफ तो नहीं कर सकते। अगर निंदा इस बयान की होगी तो निंदा आजम खां की भी उतनी ही होगी। जो निंदनीय है वो निंदनीय है, उसको कहीं संरक्षित नहीं करने की जरूरत है, ना राष्ट्रीय लोकदल ना हम लोग इसको करेंगे। निंदनीय है, उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। आलोक जी, क्यों ट्वीट सुषमा स्वराज जी का आया, क्यों ट्वीट स्मृति ईरानी जी का आया, और क्यों ट्वीट आजम खान के मुद्दे पर नहीं आया, और क्यों नरेश अग्रवाल का सिर्फ बयान वापस ले देने? वो जब सदन में खड़े होते हैं तो शराब के तमाम किस्मों को भगवान से तुलना करेंगे। प्रधानमंत्री जो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ जात सूचक टिप्पणी करेंगे, और आपके लिए सब कुछ किनारे हो जाता है। आप उनको राम तेरी गंगा मैली, मतलब उनको गोमुख बना लेंगे कि साफ हो गए। मनोज जी, तुरंत जो है उस पर जो है हमारी पार्टी ने रिएक्ट किया है, जो बयान नरेश अग्रवाल जी ने दिया था। और नरेश अग्रवाल जी की प्रवृत्ति रही है कि वो बयान देते रहे हैं जो पूर्ववर्ती पार्टी में थे, उसकी विचारधारा से प्रेरित होकर के। आज तक अखिलेश यादव ने, जब वो सरकार उनके साथ में थे, कभी नरेश अग्रवाल जी का बयान के लिए माफ़ी नहीं मंगवाई। आज तक मुलायम सिंह यादव जी ने जब कहा था कि बलात्कार हो जाता है, बच्चों से गलती जाती है, तो अखिलेश यादव जी ने कभी उसका खंडन नहीं किया। आज इसके पहले आजम खान ने 20 बार जयप्रदा जी के बारे में तमाम अश्लील से अश्लील शब्द कहे हैं, कभी निंदा इस पार्टी ने नहीं करी है। कांग्रेस प्रवक्ता बहुत गाल बजा रहे हैं। इनके नेताओं के बयानों पर मैं ध्यान दिलाता हूँ। इनके किस नेता ने कहा था महिलाओं के प्रति कि टंच चमाल है? किसने इनके बयान में निंदा करी थी? इनके किस नेता ने कहा था कि पुरानी बीबी मजा नहीं देती, नहीं कुल आना चाहिए? तो इन्होंने क्या क्या कहा था? महिलाओं के प्रति ये बहुत संवेदनशील हो रहे हैं। कांग्रेस का जो चरित्र रहा है वो यही रहा है, इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया।
हमेशा सबके बारे में गलत टिप्पणी करी, हम पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? हमारी तो सोच ही अलग है, हम तो देश प्रेम की भावना से, राष्ट्रवाद की भावना से काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ इस तरह के बयानों की और बयान देने वालों की इसके लिए जो है हम लोग सख्त निंदा करते हैं और उसके लिए नरेश अग्रवाल जी ने तुरंत अपना बयान बदल करके खेद जताया है, माफी मांगी है उन्होंने मीडिया के सामने आकर के और हमने मजबूर किया इसके लिए उनको। कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये उस पार्टी के लोग हैं जो राष्ट्रपिता तक को नहीं छोड़ते हैं। ये क्या राष्ट्रवाद की बात करेंगे? ये राष्ट्रवाद के ढपोर संख है। ये उस पार्टी के लोग हैं जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व देश की एक बड़ी महिला के ऊपर आरोप लगाता है, गाय और बछड़े की संज्ञा देता है। ये क्या महिला का सम्मान जानेंगे? जिस पार्टी में महिला नाम की कोई चीज ही अधिकांशतः न हो, वो महिला का सम्मान क्या जानेगा? महिला का सम्मान नैना साहनी वाली कांड याद है? आपकी युवा मोर्चा की कार्यकर्ता थी नैना साहनी, जला करके उसको मार करके उन्होंने फेंका था, अभी भी याद होगा। अभी आपके मंत्री शशि थरूर, आज जांच में सामने आया है सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई है, तो ये चरित्र है कांग्रेस का। तो कांग्रेस 50 लाख की बीबी शशि थरूर के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था। देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है किसी के बीबी को 50 लाख की बीबी कहेंगे? वो नहीं, मैं बिल्कुल जिसमें ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी बीबी को जो देख रहे हैं। के पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आलोक जी अभी 2014 के इलेक्शन में माननीय मोदी जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो शशि थरूर जी पर कटाक्ष करते उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो जब प्रधानमंत्री जी जो इस तरह का बयान दे सकते हैं, क्या आलोक जी इसकी निंदा करेंगे? देखिए, आज जो है शिष्टाचार की जरूरत है। हम समझते हैं राजनीति में किसी को भी अंडर द बेल्ट बोलने की जरूरत नहीं है। राजनीति में संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे हमारी पार्टी की तरफ से हो या किसी भी पार्टी की तरफ से हो। इन सारे बयानों की जो महिला विरोधी हैं, जो दलित विरोधी हैं, जो सामाजिक न्याय विरोधी हैं, उन सबकी निंदा होनी चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कहती कुछ और है, करती कुछ और है। मैंने बार बार उदाहरण देकर बताने की कोशिश की है कि ना तो इनके संविधान में आस्था है, ना इनकी लोकतंत्र में आस्था है। अगर इनकी आस्था है तो सिर्फ सत्ता के अंदर आस्था है और इसलिए इनके कोई भी मूल्य नहीं है। ये मूल्य विहीन पार्टी है। कल फूलपुर और गोरखपुर चुनाव के मतगणना भी होगी, नतीजे भी सामने आ जाएंगे। क्या कहना है, क्या लगेगा? विपक्ष हवा या विपक्ष ने हवा बना दी? विपक्ष हवा हो गया है। वहां पे बहुमत की सरकार बहुमत सीटें हम जीतने जा रहे हैं। दोनों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ये बेमेल जो गठबंधन इन्होंने किया था, कोई गठबंधन नहीं था। इसकी जो है खंडन जो है बहन कुमारी मायावती जी ने स्वयं कर दिया था कि ये लेन देन का संबंध है। तो जहां लेन देन होगा वहां कभी वोट ट्रांसफर नहीं होता है। मंच शेयर नहीं किया गया, अपने कार्यकर्ताओं से कहा नहीं गया और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उसमें कहीं पे सहभागी है। कांग्रेस ने खुद जो है इस गठबंधन का विरोध करके अपना कैंडिडेट लड़ाया है। बताइए कल का नतीजा कैसा लग रहा है? आप भी विपक्ष के साथ हैं? हम तो विपक्ष के साथ हैं और जो चीज बंद हो गई, जिसकी कल मतगणना है, आप वोट का परसेंटेज केवल देख लीजिए, फूलपुर का हो या गोरखपुर का हो, वोट का परसेंटेज देख लीजिए, वोटरों का रुझान देख लीजिए। स्वतः स्पष्ट है जिस प्रदेश की जनता ने उत्साह नहीं दिखाया, वहाँ की जनता ने उत्साह नहीं दिखाया। इसके बाद सरकार को किसी जरूरत है कि वो लोकप्रिय है कि अलोकप्रिय है, रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा। हार जीत कल जिसकी भी हो, लेकिन गोरखपुर में 60% और लगभग 64% फूलपुर में इस सरकार के लोगों को, जो वहाँ के लोग नुमाइंदगी करते रहे, उनको नकार दिया है और यह नकारना ही कल का परिणाम होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी दोनों ही सीटों को, गोरखपुर और फूलपुर को जीतेगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मेहनत की दोनों सीटों पर और ये 10.5 महीने का राज्य सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत आशाहीन जो है कार्यकाल रहा है। इस पर जनता ने वोट दिया है और पिछले 4 साल का जो मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है उसके परफॉर्मेंस पे दोनों सीटों का फैसला होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम दोनों सीटें निकाल रहे हैं। उल्टे सीधे, सीधे उल्टे उनके सभी पहाड़े हैं, ताला कुंजी भी उनकी है, उनके सभी किवाड़े हैं। उनका क्या है? उनकी तो उपदेशों से कट जाएगी। उनके अपने मंच सजे हैं, उनके पास नगाड़े हैं। कल एक और मुद्दे पर, एक और मौके पर मिलेंगे और जब मिलेंगे तो कहकर ही मानेंगे।